सोचिए आप एक कमरे में हैं, दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से बंद है और आपके सामने एक इंसान बैठा है। वो मुस्कुरा रहा है, आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, लेकिन जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। ना खुशी, ना दुख, ना कोई अफसोस, सिर्फ एक ठंडा गहरा खालीपन, जैसे किसी शिकारी की आंखें जो अपने शिकार को देख रही हो। और वो आपको अगर जिंदा और कच्चा ही निगल जाए तो क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में ऐसे दिमाग भी मौजूद है जिनके लिए अच्छाई बुराई या भगवान सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं, जो किसी की जान लेने के बाद रात को वैसे ही आराम से सोते हैं जैसे हम और आप एक सामान्य दिन के बाद सोते हैं। हम सब ऐसे लोगों से दूर भागते हैं, अखबार में इनके बारे में पढ़ते हैं और डर कर पन्ना पलट देते हैं। लेकिन एक इंसान था जिसने अपनी जिंदगी इसी अंधेरे को समझने में लगा दी। ऑथर क्रिस्टोफर बेरी वो उन खूंखार दरिंदों के ठीक सामने बैठे, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बातें की। उन्होंने वो सवाल पूछे जिन्हें पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और उन्हें जो जवाब मिले वो किसी भी हॉरर फिल्म की कहानी से ज्यादा डरावने थे। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ जुर्म की कहानियां नहीं सुनाएगी, ये आपको इंसानी दिमाग के उस सबसे काले कोने में ले जाएगी जहां झांकने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। वेलकम टू किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, नकाब के पीछे का चेहरा। क्रिस्टोफर बेरेडी कहते हैं कि हम सबने साइकोपैथ शब्द सुना है। अक्सर फिल्मों में या किसी कहानी में एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं होता, जो किसी को भी धोखा दे सकता है, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी पछतावे के। लेकिन असल जिंदगी में ये इतने साफ साफ दिखाई नहीं देते। वो हमारे बीच ही रहते हैं और उन्होंने एक नकाब पहना होता है, नॉर्मल दिखने का नकाब। वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और आप कभी जान भी नहीं पाते कि उस मुस्कुराहट के पीछे का दिमाग कितना ठंडा और बेरहम है। एग्जाम्पल सोचिए, आपके ऑफिस में एक नया सहयोगी आता है। वो बहुत चार्मिंग है, सबसे अच्छे से बात करता है, सबकी मदद करता है, और कुछ ही हफ्तों में वो सबका पसंदीदा बन जाता है। वो आपके पास आता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, और आपको लगता है कि एक अच्छा दोस्त मिल गया है। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि उसने आपकी सारी बातें, आपके सारे सीक्रेट्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं। और जब आप उससे सवाल करते हैं तो वो आपको ऐसे देखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान है, मैनिपुलेशन, यानी दूसरों को अपने इशारों पर नचाना। उनके लिए लोग शतरंज के मोहरों जैसे होते हैं। वो आपको इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो आपको अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंकते हैं जैसे कोई टूटी हुई चीज हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना दर्द हुआ। इस किताब में ऑथर हमें यही समझाते हैं कि एक साइकोपैथ और एक आम इंसान में सबसे बड़ा फर्क एम्पैथी का होता है, यानी दूसरों के दर्द को महसूस करने की एबिलिटी का। हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन एक साइकोपैथ को कुछ भी महसूस नहीं होता। उनका दिमाग भावनाओं को समझता नहीं, सिर्फ उनकी नकल करता है, और यही बात उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। चैप्टर 2, जर भरी बातें। ऑथर कहते हैं कि एक साइकोपैथ का सबसे बड़ा हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं होता। उनका सबसे खतरनाक हथियार है उनकी जुबान। वो बातों का ऐसा जाल बुनते हैं कि आप उसमें फंसते चले जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब उनके गुलाम बन गए। वो आपकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज ढूंढ निकालते हैं, आपकी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, और फिर उन्हीं का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। वो आपको पहले तो आसमान पर बिठाएंगे, आपको महसूस कराएंगे कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं, और फिर धीरे धीरे वो आपको तोड़ना शुरू करेंगे, जब तक कि आपका खुद पर से विश्वास ही ना उठ जाए। एग्जाम्पल, एक लड़की एक लड़के से मिलती है जो बेहद आकर्षक और देखभाल करने वाला लगता है। शुरू में वो उसकी हर बात मानता है, उसे तोहफे देता है। वो कहता है, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद वो उसे उसके दोस्तों से दूर करने लगता है,
वो कहता है तुम्हारे दोस्त तुम पर बुरा असर डालते हैं। धीरे धीरे वो उसके कपड़ों पर, उसके काम पर, हर चीज पर सवाल उठाने लगता है। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि सारी गलती उसी की है। वो ये नहीं समझ पाती कि उसे इमोशनली अब्यूज किया जा रहा है। इस टेक्निक को गैसलाइटिंग कहते हैं। ये एक दिमागी खेल है जिसमें साइकोपैथ आपको ये यकीन दिला देता है कि जो आप देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वो सच नहीं है। वो आपकी रियलिटी को ही बदल देता है। ये इतना धीरे धीरे और चालाकी से होता है कि शिकार को खुद पर ही शक होने लगता है। क्रिस्टोफर बेरेडी ने अपनी इंटरव्यूज में ये पैटर्न बार बार देखा। उन्होंने पाया कि ये अपराधी सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि इंसान की आत्मा को भी मार देते हैं। वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं ताकि वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। ये उनका सबसे बड़ा नशा होता है, दूसरों पर पावर हासिल करने का नशा। चैप्टर 3 गुनाह जिसमें कोई पछतावा नहीं। एक आम इंसान जब कुछ गलत करता है तो उसे अंदर से एक आवाज आती है, अफसोस की आवाज, पछतावे की आवाज। इसे हम ज़मीर या कॉन्शियंस कहते हैं। यही हमें सही और गलत के बीच का फर्क सिखाती है। लेकिन एक साइकोपैथ के दिमाग में ये आवाज होती ही नहीं है। उनके लिए भावनाएं सिर्फ एक भाषा है जिसे वो बोलना सीख गए हैं, पर महसूस करना नहीं। वो सॉरी बोल सकते हैं, आंसू दिखा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता। क्रिस्टोफर बेरेडी कहते हैं कि उनके सालों के अनुभव में यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती थी। किसी के किए हुए जुल्म नहीं, बल्कि उन जुल्मों के बाद की खामोशी। एग्जाम्पल ऑथर कैनेथ एलन मैकडफ नाम के एक सीरियल किलर से हुई बातचीत को याद करते हैं। जब मैकडफ से उसकी बर्बर हत्याओं के बारे में पूछा गया तो उसने अपने किए गए कामों को ऐसे बताया जैसे वो ग्रोसरी लिस्ट पढ़ रहा हो। उसकी आवाज में कोई दुख, कोई शर्म, कोई पछतावा नहीं था। वो बस घटनाओं को एक के बाद एक सुना रहा था। ऑथर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक खाली खोल से बात कर रहे हो। ये कोई एक्टिंग नहीं होती। वैज्ञानिक मानते हैं कि साइकोपैथ का दिमाग आम इंसानों के दिमाग से अलग बना होता है। उनके दिमाग का वो हिस्सा जो एम्पैथी और गिल्ट जैसी भावनाओं को प्रोसेस करता है, वो या तो बहुत कमजोर होता है या काम ही नहीं करता। इसलिए वो कभी भी अपने शिकार का दर्द महसूस नहीं कर पाते। उनके लिए दुनिया एक वीडियो गेम की तरह है। लोग सिर्फ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें वह अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब वो कैरेक्टर उनके किसी काम का नहीं रहता तो वो उसे डिलीट कर देते हैं, बिना एक पल भी सोचे, बिना किसी अफसोस के। ये ठंडक, ये खालीपन, यही एक असली साइकोपैथ की निशानी है। चैप्टर 4 साइकोपैथ और वैशी का फर्क। हम अक्सर साइकोपैथ और वैशी सैवेज शब्दों को एक ही तरह के इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर बेरेडी अपनी किताब में बताते हैं कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। हर वैशी साइकोपैथ नहीं होता, और हर साइकोपैथ वैशी तरीके से जुर्म नहीं करता कि पकड़ा ना जाए। उसका मकसद अक्सर कंट्रोल, पावर या पैसा होता है। वो अपने शिकार को एक खिलौने की तरह देखता है, जैसे डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन, जो एक डॉक्टर था और सालों तक चुपचाप अपने मरीजों को झड़ देकर मारता रहा। एग्जाम्पल सोचिए, एक शिकारी जंगल में है। एक शिकारी साइकोपैथ वो है जो जाल बिछाता है, सही मौके का इंतजार करता है और चुपचाप अपने शिकार को पकड़ लेता है। दूसरा शिकारी वैशी वो है जो सामने से हमला करता है और गुस्से में अपने शिकार को चीर फाड़ देता है। दोनों का नतीजा एक ही है, मौत, लेकिन दोनों का तरीका और दिमाग बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ एक वैशी सैवेज इंसान अक्सर गुस्से या इंपल्स में आकर जुर्म करता है। उसके हमलों में एक बर्बरता, एक गुस्सा दिखाई देता है। वो अपने शिकार को कंट्रोल नहीं करना चाहता, बल्कि उसे तबाह कर देना चाहता है। उसके जुर्म का तरीका बेहद बिखरा हुआ और हिंसक होता है। वो कोई प्लान नहीं बनाता, बस अपनी हवस या गुस्से को बाहर निकालता है। ऑथर के मुताबिक साइकोपैथ समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक नकाब पहनकर हमारे बीच छिपा रहता है
और आप उसे कभी पहचान नहीं सकते। एक वैशी को आप शायद उसकी हरकतों से पहचान ले, लेकिन एक साइकोपैथ तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। चैप्टर 5 अंधेरे की शुरुआत। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये दरिंदे ऐसे पैदा होते हैं या दुनिया उन्हें ऐसा बना देती है। ये उनके खून में होता है या उनके बचपन के हालात उन्हें शैतान बनाते हैं। कई किलर्स की कहानियों में एक बात कॉमन है। एक दर्दनाक बचपन, अब्यूज और नेग्लेक्ट उनके अंदर की भावनाओं को मार देता है। वो सीखते हैं कि जिंदा रहने के लिए शिकारी बनना जरूरी है। एग्जाम्पल, एलिन वर्नोस एक महिला सीरियल किलर थी। उसके बचपन में उसे हर तरह का अब्यूज सहना पड़ा। इस दर्द ने उसके अंदर दुनिया के लिए एक गहरी नफरत भर दी। वो हत्याएं सिर्फ लूटने के लिए नहीं करती थी, बल्कि वो अपने अंदर के गुस्से का बदला ले रही थी। लेकिन हर टूटे बचपन का बच्चा किलर नहीं बनता। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से ही इम्यूपैथी की कमी होती है। ये एक जेनेटिक झुकाव हो सकता है। तो जवाब शायद बीच में है। एक दिमाग जिसमें भावनाओं की कमी है, और जब उसे एक दर्दनाक बचपन मिलता है तो एक राक्षस पैदा होता है। जीन्स बंदूक भरते हैं, पर ट्रिगर हालात दबाते हैं। चैप्टर 6 जब शिकारी एक औरत हो। जब हम सीरियल किलर सोचते हैं तो दिमाग में एक मर्द की तस्वीर आती है, लेकिन औरतें भी उतनी ही बेरहम हो सकती है। बस उनका तरीका अलग होता है। वो ताकत का नहीं, भरोसे का इस्तेमाल करती है। वो एक मां, नर्स या पत्नी के नकाब के पीछे छिपती है। कोई उन पर शक नहीं करता और वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। एग्जाम्पल, मेलानी मैग्यूअर एक पढ़ी लिखी नर्स और मां थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसने अपने पति की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें सूटकेसों में भरकर फेंक दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकती है। उनके मकसद भी अलग होते हैं। मर्द पावर के लिए मारते हैं, औरतें अक्सर पैसों के लिए या बुरे रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। वो ब्लैक विडोज होती है जो भरोसे का शिकार करती है। ये हमें याद दिलाता है कि शैतान का कोई जेंडर नहीं होता। अंधेरा किसी भी नकाब के पीछे छिपा हो सकता है, और सबसे खतरनाक वो होता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चैप्टर 7 झूठ का जाल। एक साइकोपैथ की पूरी दुनिया एक ही चीज पर टिकी होती है, झूठ। वो सिर्फ झूठ बोलते नहीं, वो झूठ को जीते हैं। उनके लिए सच और झूठ में कोई फर्क नहीं होता। वो इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं कि आप सच पर ही शक करने लगते हैं। झूठ बोलना उनके लिए सांस लेने जैसा है। एग्जाम्पल, जॉन रॉबिन्सन इंटरनेट का पहला सीरियल किलर था। वो खुद को अमीर बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो उन्हें सपनों की दुनिया दिखाता और फिर वो महिलाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती थी। उसने सालों तक ये झूठ का खेल खेला और किसी को शक तक नहीं हुआ। वो सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलते हैं। वो अपने दिमाग में खुद को एक महान इंसान समझते हैं। इस झूठ के सहारे ही वो बिना अफसोस के जी पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनसे बात करते हुए सच और झूठ को अलग करना नामुमकिन था। वो आपको वही सुनाते थे जो आप सुनना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8 मौत के साथ एक मुलाकात। क्रिस्टोफर बेरी सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो उस अंधेरे के बेहद करीब गए हैं जिससे हम सब दूर भागते हैं। वो दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों के सामने बैठे। वो बताते हैं कि उन कमरों में एक अजीब सी ठंडक होती थी। जब आप एक किलर की आंखों में देखते हैं तो आपको वो खालीपन साफ दिखता है। कोई भावना नहीं, बस एक शिकारी की नजर। एग्जाम्पल, वो माइकल ब्रूस रॉस के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हैं। रोज बहुत इंटेलिजेंट था और शांति से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसका नकाब उतरा। ऑथर ने उसकी आंखों में वो ठंडक देखी और समझ गए कि वह किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहे। वो उस एहसास को आज भी नहीं भूले हैं। ये मुलाकातें आसान नहीं थी। अपराधियों ने उन्हें मैनिपुलेट करने की हर कोशिश की, लेकिन ऑथर का मकसद साफ था। उन्हें समझना था कि ऐसा दिमाग काम कैसे करता है। वो जवाब ढूंढने गए थे।
इन मुलाकातों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि बुराई सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वो सच में मौजूद है, और कभी कभी वो मुस्कुराकर आपस से बात भी करती है। चैप्टर 9, नफरत की आग। साइकोपैथ और सैवेज हत्यारे सिर्फ ठंड और खालीपन से नहीं भरे होते। उनके अंदर अक्सर एक और चीज होती है, नफरत की जलती हुई आग। ये नफरत किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे समाज या किसी खास ग्रुप के लोगों के लिए होती है। और यही नफरत उनके गुनाहों का फ्यूल बनती है। ये नफरत आती कहां से है? अक्सर ये उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। शायद उन्हें बचपन में बुल्ली किया गया हो, समाज ने उन्हें रिजेक्ट किया हो, या उन्हें लगा हो कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये एहसास उनके अंदर सालों तक दबते रहते हैं, और फिर एक दिन एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं। एग्जाम्पल केनेथ बियांकी, जिसे हिल साइड स्ट्रेंगलर के नाम से जाना जाता था, महिलाओं से नफरत करता था। उसे लगता था कि महिलाएं उसे हमेशा रिजेक्ट करती है। पुलिस की नौकरी के लिए भी उसे कई बार रिजेक्ट किया गया था। ये सारे रिजेक्शंस उसके अंदर इकट्ठा होते गए, और उसने अपना गुस्सा और नफरत बेगुनाह महिलाओं पर निकाला। उन्हें तड़पाकर और मारकर उसे एक झूठा एहसास होता था कि वो पावरफुल है। इन लोगों के लिए हत्या करना एक बदला लेने का तरीका है। वो उन लोगों को सजा दे रहे होते हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी तकलीफों के जिम्मेदार हैं, भले ही उनके शिकार बिल्कुल बेगुनाह हो। लेकिन हत्यारे की नजरों में वो उस समाज का हिस्सा है जिसने उसे चोट पहुंचाई। ऑथर हमें समझाते हैं कि ये दिमाग कैसे काम करता है। ये लोग अपनी सारी गलतियों और नाकामियों का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। उन्हें कभी नहीं लगता कि गलती उनकी है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, और इस नफरत की आग में जलते जलते वो उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां इंसान और जानवर का फर्क मिट जाता है। चैप्टर 10, क्या ये कभी बदल सकते हैं? ये सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। क्या एक साइकोपैथ को ठीक किया जा सकता है? क्या थेरेपी, दवाइयां या सज्जा उनके अंदर के शैतान को मार सकती है? क्रिस्टोफर बेरेडी इस किताब में एक बहुत ही साफ और परेशान करने वाला जवाब देते हैं। जवाब है नहीं। साइकोपैथी कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये उनके दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है। ये वो है, आप किसी इंसान के कोर नेचर को नहीं बदल सकते। थेरेपी और काउंसलिंग अक्सर इन पर उल्टा असर करती है। वो थेरेपिस्ट से ही नई नई मैनिपुलेशन की तकनीक सीख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑथर एक ऐसे कैदी का जिक्र करते हैं जो जेल में होने वाले सारे सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता था। वो थेरेपिस्ट के सामने रोता था, अपने के पर अफसोस जताता था। उसने सबको यकीन दिला दिया था कि वो बदल गया है। पैरोल बोर्ड ने उसे एक सुधरा हुआ इंसान मानकर उसे जल्दी रिहा कर दिया, और बाहर आने के कुछ ही महीनों के अंदर उसने फिर से वही जुल्म किया। वो बदला नहीं था, उसने सिर्फ बदलना सीख लिया था। वो भावनाओं की नकल करना सीख जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि अफसोस कैसे दिखाया जाता है, एम्पैथी कैसे जताई जाती है। वो पैरोल बोर्ड और समाज को धोखा देने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो वैसे ही ठंडे और खाली रहते हैं जैसे वो हमेशा से थे। मौका मिलते ही वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। ये एक डरावनी सच्चाई है। हम मानना चाहते हैं कि हर इंसान बदल सकता है, कि हर किसी में अच्छाई होती है, लेकिन ऑथर का अनुभव हमें बताता है कि कुछ लोग ट्रूली इरिडेमेबल होते हैं। उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ समाज से दूर रखा जा सकता है। उन्हें बंद रखना ही बाकी दुनिया को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। चैप्टर 11, मैं ही भगवान हूं। साइकोपैथ के दिमाग के अंदर एक बहुत गहरा विश्वास होता है, मैं स्पेशल हूं, मुझ पर दुनिया के नियम लागू नहीं होते। इसे कहते हैं नार्सिसिज्म, एक ऐसी सोच जहां आप खुद को बाकी सबसे ऊपर, सबसे बेहतर समझते हैं। उनके लिए आप और हम सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, जिनकी जिंदगी या मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को भगवान समझते हैं, जिसे किसी की जिंदगी लेने
या बख्श देने का हक है। उनका ईगो उनकी दुनिया का केंद्र होता है। एग्जाम्पल, टेड बंडी इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक था। वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम समझता था। उसे लगता था कि वो पुलिस से ज्यादा चालाक है। कोर्ट रूम में भी वो अक्सर वकीलों को हटाकर अपना केस खुद लड़ने लगता था। ये उसका एक्सट्रीम नार्सिसिज्म था। उसे यकीन था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। ये नार्सिसिज्म उन्हें निडर बनाता है। उन्हें लगता है कि वो इतने महान हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वो अपने ही बनाए हुए झूठ पर इतना यकीन करने लगते हैं कि वो सच लगने लगता है। वो गलतियां करते हैं, निशान छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि कोई उनकी बराबरी कर सकता है। और जब वो पकड़े जाते हैं तब भी उन्हें अफसोस नहीं होता। उन्हें गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात पर कि किसी छोटे मोटे इंसान ने उनके जैसे भगवान को पकड़ने की हिम्मत कैसे की। उनकी नजर में गलती उनकी नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो उनकी महानता को समझ नहीं पाया। चैप्टर 12 शिकार का नशा एक साइकोपैथ के लिए सिर्फ किसी को मारना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके लिए पूरा प्रोसेस एक नशा होता है। शिकार को चुनना, उस पर नजर रखना, उसे डराना और फिर सही मौके पर हमला करना। ये सब उन्हें एक थ्रिल देता है, एक हाई देता है। ये पावर का खेल है। जब वो किसी को कंट्रोल करते हैं, किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं, तो उन्हें वो पावर महसूस होती है जो उन्हें नॉर्मल जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई। वो उस पल में खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस करते हैं। ये एहसास उनके लिए किसी भी ड्रग से ज्यादा नशीला होता है। एग्जाम्पल, डेनिस रेडर, जिसे बीटी के बाइंड, टॉर्चर, किलर के नाम से जाना जाता था। वो अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें घंटों तक तड़पाता था। वो पुलिस और मीडिया को चिट्ठियां लिखकर चिढ़ाता था, उन्हें अपने अगले कदम के बारे में हिंट्स देता था। ये सब उसके रल का हिस्सा था। उसे लोगों के डर से और पुलिस की बेबसी से एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। वो अपने शिकार को इंसान नहीं समझते। वो उन्हें एक ऑब्जेक्ट, एक चीज की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे वो अपनी फैंसीज पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने शिकार के डर को एंजॉय करते हैं। उनकी चीखें, उनकी तकलीफें, उनके टूटे हुए ईगो को सेटिस्फेक्शन देती है। बेरेडी कहते हैं कि यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है। एक आम इंसान गुस्से में या बदला लेने के लिए मार सकता है, लेकिन एक साइकोपैथ सिर्फ मजे के लिए, थ्रिल के लिए मारता है। ये कोई मजबूरी नहीं, ये उनका शौका है, उनका नशा है, और नशेड़ी की तरह वो इस नशे के बिना जी नहीं सकते। चैप्टर 13 समझदारी का नकाब। साइकोपैथ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी चालाकी, उनकी क्रूरता नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका नॉर्मल दिखना। ऑथर इसे मास्क ऑफ सैनिटी कहते हैं। समझदार और नॉर्मल इंसान होने का नकाब। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, या आपके परिवार का हिस्सा भी। वो हंसते हैं, मजाक करते हैं, सोशल इवेंट्स में जाते हैं। वो एक ऐसी परफेक्ट जिंदगी जीते हैं कि कोई उन पर उंगली भी नहीं उठा सकता। एग्जाम्पल, जॉन वैन गसी, जो बच्चों के जन्मदिन पर पोगुत क्लोन बनकर उनका मनोरंजन करता था। वो एक सफल व्यवसायी था और कम्युनिटी में बहुत एक्टिव था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हंसते खेलते क्लोन के नकाब के पीछे एक राक्षस छिपा है जिसने 30 से ज्यादा लड़कों की जान ली थी। ये नकाब उन्हें सालों तक बचाता है। ये उनका कैमोफ्लॉज है जो उन्हें शिकारियों की भीड़ में छिपाए रखता है। वो जानते हैं कि नॉर्मल कैसे दिखना है और वह इस कला में माहिर होते हैं। और यही सबसे डरावनी बात है, राक्षस हमेशा सींग और पूंछ के साथ नहीं आते। कभी कभी वो एक फ्रेंडली मुस्कान और एक मददगार हाथ के साथ आते हैं। और जब तक आपको नकाब के पीछे का असली चेहरा दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 14 कौन बनता है उनका शिकार? साइकोपैथ अपने शिकार को कैसे चुनते हैं? क्या ये रैंडम होता है? नहीं। शिकारी हमेशा कमजोर शिकार को ढूंढता है, और इंसानी दुनिया में कमजोरी का मतलब अक्सर वल्नरेबिलिटी होता है। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो अकेले हैं, परेशान हैं,
या किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। वो आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझते हैं और वो जानते हैं कि ऐसे इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल सोचिए, एक लड़की है जो अभी अभी एक नए शहर में आई है। वो अकेली है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। एक लड़का उससे मिलता है। वो बहुत केयरिंग और हेल्पफुल है। लड़की को लगता है कि उसे एक सहारा मिल गया है। वो ये नहीं देख पाती कि ये सब एक जाल है जो शिकारी ने खास उसी के लिए बिछाया है। साइकोपैथ में एक अजीब एबिलिटी होती है। वो इंसान की वनरेबिलिटी को दूर से ही सूंघ लेते हैं, जैसे एक शार्क पानी में खून की एक बूंद को महसूस कर लेती है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि आप एक आसान टारगेट है। गलती शिकार की नहीं होती, हमेशा शिकारी की होती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो कैसे सोचते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी बातें हमें उनकी नजरों में एक आसान शिकार बना सकती है। चैप्टर 15, यादों का खजाना। कई सीरियल किलर की एक अजीब आदत होती है। वो अपने शिकार की कोई चीज अपने पास रख लेते हैं। एक घड़ी, एक लॉकेट या कोई गहना। इन चीजों को ट्रॉफीज कहा जाता है। ये ट्रॉफियां सिर्फ चीजें नहीं होती, ये उनकी जीत की निशानी होती है। ये उन्हें उस पावर और कंट्रोल को बार बार महसूस करने का मौका देती है। वो उस पल को फिर से जीते हैं जब वो भगवान बने थे। एग्जाम्पल, जेफरी डामर अपने शिकार के शरीर के हिस्से अपने फ्रिज में रखता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके शिकार उसे छोड़कर जाए। वो उन हिस्सों को देखकर खुद को कम अकेला महसूस करता था। ये उसके दिमाग की एक्सट्रीम सिकनेस को दिखाता है। ये ट्रॉफीज उनके ईगो को भी फीड करती है। ये उन्हें याद दिलाती है कि वो कितने चालाक है कि वो पकड़े नहीं गए। ये उनके अंधेरे का पर्सनल म्यूजियम होता है और अक्सर यही चीजें पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। ये चीजें मरे हुए इंसान की आखिरी आवाज बन जाती है। एक छोटी सी ट्रॉफी एक हत्यारे को उसके अनगिनत जुर्मों से जोड़ सकती है। ये याद दिलाती है कि जुर्म कभी भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 16, जिसे डर नहीं लगता, हम सब डरते हैं। सज्जा से पकड़े जाने से ये डर ही हमें गलत काम करने से रोकता है। लेकिन एक साइकोपैथ के दिमाग में ये डर वाला स्विच होता ही नहीं है। उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं होती। वो उस पल में जीते हैं। उन्हें लगता है कि वो इतने स्पेशल है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। ये ब्रेवरी नहीं है, ये उनके दिमाग की एक कमी है। एग्जाम्पल सोचिए, एक चोर जो बैंक लूटने जाता है। एक आम चोर नकाब पहनेगा, पहचाने जाने से डरेगा। लेकिन एक साइकोपैथ चोर शायद बिना नकाब के सीसीटीवी कैमरे में देखकर मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके लिए ये भी एक गेम है। ये निडरता ही उन्हें ऐसे ऐसे जुल्म करने की हिम्मत देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब डर की दीवार ही नहीं है तो क्रूरता की कोई सीमा भी नहीं रहती। ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसे किसी चीज का डर नहीं, तो आप जानते हैं कि आप किसी आम अपराधी से बात नहीं कर रहे। आप एक ऐसे दिमाग का सामना कर रहे हैं जिसके लिए नियम और जिंदगी सब बेमानी है। चैप्टर 17, शैतान से सवाल जवाब। एक साइकोपैथ से सच उगलवाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्रिस्टोफर बेरी डीडी जैसे लोग उनसे बात कैसे करते हैं? वो उन्हें तोड़ते नहीं, वो उनके खेल में शामिल हो जाते हैं। वो जानते हैं कि एक साइकोपैथ को सिर्फ खुद में इंटरेस्ट है, इसलिए वो उनसे उन्हीं के बारे में बात करते हैं। वो उनके ईगो को फीड करते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट है, और शिकारी धीरे धीरे खुलने लगता है। एग्जाम्पल, एक इंटरव्यू के दौरान ऑथर ने एक हत्यारे से पूछा, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने जरूर कोई बहुत चालाक प्लान बनाया होगा, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? हत्यारे का ईगो बूस्ट हो गया और वो अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने लगा, और अनजाने में ही सारे राज उगल दिए। ये एक दिमागी शतरंज की तरह है। आपको उनसे एक कदम आगे सोचना पड़ता है। आपको उनका दोस्त बनना पड़ता है ताकि वो आपको अपना दुश्मन ना समझे। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इन लोगों से सीधी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्हें हराने के लिए आपको उन्हीं की तरह सोचना पड़ता है। आपको उनके सबसे बड़े हथियार यानी उनके ईगो को ही
उनके खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ता है। चैप्टर 18 खून में छिपा अंधेरा। क्या बुराई हमारे खून में हो सकती है? क्या कुछ लोग राक्षस पैदा होते हैं? विज्ञान कहता है हां और ना। कुछ लोगों के दिमाग में वायलेंस का झुकाव जेनेटिक होता है। उनके दिमाग में डर और एम्पैथी की कमी पैदाइशी हो सकती है। ये एक भरी हुई बंदूक की तरह है। एग्जाम्पल, जेम्स फॉलन एक न्यूरोसाइंटिस्ट है। उन्होंने अपने ही दिमाग का स्कैन देखा और वो हैरान रह गए। उनका ब्रेन पैटर्न एक सीरियल किलर जैसा था। लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे क्योंकि उन्हें एक प्यार भरा बचपन मिला था। तो खून में अंधेरा हो सकता है, लेकिन उस अंधेरे को बाहर हमारा माहौल निकालता है। जीन्स बंदूक है तो ट्रिगर हालात होते हैं। इसका मतलब है कोई राक्षस पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए शैतान बनने का रास्ता दूसरों से ज्यादा आसान होता है, और ये एक बहुत ही डरावनी सोच है। चैप्टर 19 जो पीछे रह जाते हैं। एक हत्यारा जब किसी की जान लेता है तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारता, वो एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है। पीछे रह जाते हैं माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उनके लिए दर्द कभी खत्म नहीं होता। वो हर दिन उस तकलीफ के साथ जीते हैं। उनके मन में सवाल उठते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये बोझ उन्हें जिंदगी भर सताता है। एग्जाम्पल, जब टेड बंडी को पकड़ा गया तो उसके पड़ोसियों को यकीन नहीं हुआ। एक ने कहा वो तो इतना अच्छा लड़का था, वो तो बर्फ हटाने में मेरी मदद करता था। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिन्हें पता चला कि कातिल एक नॉर्मल दिखने वाला लड़का था। ये धोखा दर्द को और भी बढ़ा देता है। समाज भी अक्सर उन्हें अकेला छोड़ देता है। मीडिया की अटेंशन कुछ दिन रहती है और फिर सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो परिवार उसी अंधेरे में हमेशा के लिए फंस जाता है। ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि असली विक्टिम्स सिर्फ ही वो नहीं है जो मर गए। असली विक्टिम्स वो भी है जिन्हें हर दिन उस याद के साथ जीने की सजा मिली है। एक जुल्म की लहरें सालों साल तक सब कुछ तबाह करती रहती है। चैप्टर 20 आखिरी चेतावनी। इस सफर के अंत में क्रिस्टोफर बेरेडी हमें कोई झूठी तसल्ली नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि दुनिया सुरक्षित है, बल्कि वो हमें एक आखिरी चेतावनी देते हैं कि ये लोग हमारे बीच हैं। ये किताब आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको तैयार करने के लिए है। ये आपको वो लाल झंडे, रेड फ्लैग्स पहचानने में मदद करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अत्यधिक चाम, झूठी कहानियां और एम्पैथी की कमी, ये सब चेतावनी के संकेत है। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं। अगर आपको पता हो कि आगे एक गड्ढा है तो आप सावधान हो जाएंगे, आप बच जाएंगे। ये किताब वही काम करती है। यह आपको जिंदगी के अंधेरे रास्तों पर उन गड्ढों के बारे में बताती है जो दिखाई नहीं देते। ऑथर का अंतिम संदेश बहुत साफ है। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कीजिए। अगर कोई इंसान आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, तो उसकी वजह होती है। आपका दिमाग उस खतरे को भांप लेता है। इस अंधेरे को समझना इससे बचने का पहला कदम है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि शिकारी कैसे सोचता है, तभी आप खुद को उसका अगला शिकार बनने से बचा सकते हैं।